हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रमुख यूनानी जो विद्वान थे जिन्होंने भूगोल के विकास में योगदान प्रदान किया था उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया था, जिसमें हमने थेल्स, होमर, हिकेटियस, हेरोडोटस आदि के बारे में अध्ययन किया था। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अरस्तु का अध्ययन भी हमने किया था। अरस्तु के बाद यूनानी काल में भूगोल के विकास में जो अगला योगदान था वो सिकंदर का माना जाता है। सिकंदर अरस्तु के शिष्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अरस्तु के विचारों का उसके शिष्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि अरस्तु के जो विचार थे वो विविधतापूर्ण थे और उन विविधतापूर्ण विचारों ने उसके शिष्यों में ऐसा विचार उत्पन्न किया कि इन सभी विचारों की तथ्यात्मकता को खोजा जाए और जाना जाए। तो अरस्तु ने स्वयं अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी थी कि किसी भी वस्तु की सत्यता को जांचने के लिए उसका परीक्षण किया जाना आवश्यक है, यानी उसको देखा जाना आवश्यक है। तो उसके शिष्यों में से ही एक था सिकंदर, जो कि साहसी शिष्य था। उसने पूर्व की ओर के भाग की वास्तविकता जानने के लिए एक अनुशासित सेना के साथ प्रस्थान किया। उस समय जो यूनानी साम्राज्य था उसके पूर्व का जो भाग था वो एक रहस्यमय भाग था, उसके बारे में बहुत कम जाना गया था। तो अरस्तु ने शिष्यों को उसके बारे में बताया, तो उसका शिष्य था सिकंदर। उसके मन में पूर्व के रहस्यमय भागों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसने एक अनुशासित सेना के साथ पूर्व की ओर प्रस्थान किया। क्योंकि इसमें सेना साथ थी, सशस्त्र अभियान था ये एक, तो इस अभियान को सशस्त्र खोज के नाम से भी जाना जाता है। सशस्त्र खोज भी इसको कहा जाता है। पूर्व की ओर बढ़ा और 332 ईस्वी में मिस्र पर विजय प्राप्त करके एक नगर की स्थापना की, जैसे सिकंदरिया कहा जाता है। एलेक्जेंड्रिया भी कई स्थानों पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सिकंदरिया या एलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध नगर रहा, शिक्षा का और ज्ञान का, संस्कृति का, आविष्कारों का प्रमुख केंद्र भी रहा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी बाद में स्थापित किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो था, पुस्तकालय और म्यूजियम भी था वो, उसका अध्यक्ष इरेटोस्नीज रहा। इरेटोस्नीज कई वर्षों तक उस म्यूजियम का अध्यक्ष रहा और वहाँ पर उसने कई प्रकार के प्रेक्षण और दूसरे कार्य भी किए। तो इस सिकंदरिया नगर की जो स्थापना थी वो सिकंदर के द्वारा अपनी विजय अभियान के दौरान की गई। इसके पश्चात वो पूर्व की ओर बढ़ता हुआ ईरान, इराक, अफगानिस्तान को पार करके हिंदू कुश और खैबर दर्रे से होता हुआ सिंधु नदी तक पहुंचा और सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वो 5 नदियों के प्रदेश, जिसे पंजाब के नाम से जाना जाता है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उनके प्रदेश तक पहुंच गया। तो किंतु इसी समय उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया। उसके साथ जो विशाल सेनाएं थी, काफ़ी लंबे हज़ारों किलोमीटर के अभियान के बाद काफ़ी थक गई थी और सेना को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा था अनेक अभियानों में। तो उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और वापस लौटने के लिए कह दिया। तो सिकंदर इससे आगे नहीं जा पाया, क्योंकि सेना ने वापस लौटने के लिए आग्रह किया, विद्रोह कर दिया था। सिकंदर जब वापस लौटा तो 2 मार्गों से गया। एक जो हिस्सा था वो तो नियरकस के नेतृत्व में जहाजी मार्ग से, यानी जल मार्ग से वापस लौटा, और दूसरा जो था वो वापस स्थल मार्ग से गया, जो कि जिसका नेतृत्व उसने खुद किया। लेकिन यह जो उसका लौटना था, यह अंतिम लौटना सिद्ध हुआ और इसी लौटने के दौरान बेबीलोन नामक नगर में तीव्र ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। तो इतने बड़े साहसी और खोज अभियानों के दौरान काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त हुई। सिकंदर के जो खोज अभियान थे, सशस्त्र खोज जिसे कहा जाता है, उनका काफ़ी अधिक योगदान माना जाता है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान है भूगोल के विकास में। क्योंकि सिकंदर के विजय अभियान से ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक वर्णन भी प्राप्त हुए,
प्रादेशिक भूगोल के विकास में भी योगदान प्राप्त हुआ। अनेक प्रदेशों के बारे में जानकारी मिली, ऐतिहासिक वर्णनों के बारे में जानकारी मिली। सेनाओं ने मरुस्थली, मैदानी भागों, स्टेपी क्षेत्रों, उपजाऊ घाटियों, पर्वतीय दर्रों को पार किया, वहाँ की जानकारी प्राप्त हुई। और ये यूनान से होता हुआ मध्य एशिया, अफगानिस्तान, भारत, ईरान, इराक आदि देशों की यात्रा करता हुआ पहुँचा। तो वहाँ के मार्ग में पड़ने वाले पशुओं, वनस्पति, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, भोजन, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से सिकंदर के द्वारा अनेक प्रेक्षण भी एकत्रित किए गए, जो कि बाद में सिकंदरिया का जो म्यूजियम था वहाँ पर इससे प्राप्त निष्कर्षों को, इससे प्राप्त जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ लिखे गए, उन्हें वहाँ पर रखा गया। तो सिकंदर महान के जो अभियान थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए इस दौरान। अगले जो विद्वान है दोस्तों वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस भी काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते हैं। थियोफ्रेस्टस का जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो वनस्पति विज्ञान में माना जाता है। इन्होंने वनस्पति और जलवायु के संबंधों को प्रकाश सबसे पहले बताया कि वनस्पति और जलवायु के मध्य में संबंध है। यदि जलवायु अनुकूल है तो वनस्पति का विकास भी अच्छा होगा। और इनके द्वारा अपने क्षेत्र के यूनान के आसपास के प्रदेशों की वनस्पति का भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया गया। आसपास के क्षेत्रों की वनस्पति का तुलनात्मक इन्होंने अध्ययन किया और वनस्पति विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य किए जाने के कारण थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक भी मानते हैं। अगले जो विद्वान हैं, प्रमुख यूनानी विद्वान जिन्होंने भूगोल के विकास में योगदान प्रदान किए, इरेटोस्थनीज हैं, जिनका नाम बड़े ही सम्मान से भूगोल में लिया जाता है। इरेटोस्थनीज का जो जन्म था दोस्तों वो लीबिया में हुआ था और उसकी शिक्षा दीक्षा थी वो एथेंस में पूरी हुई। एथेंस एक बड़ा नगर था, बड़ा केंद्र था, सभ्यता का, संस्कृति का, ज्ञान का बड़ा केंद्र था। उन्हें सिकंदरिया के संग्रहालय का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। आपको बताया था मैंने कि सिकंदरिया का जो संग्रहालय था वो सिकंदर के द्वारा, अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापित किया गया था और उसकी जो अध्यक्ष था, उसका जो अध्यक्ष था वो इरेटोस्थनीज को नियुक्त किया गया। सिकंदरिया में रहते हुए इरेटोस्थनीज के द्वारा अनेक प्रकार के प्रेक्षण, लेखन आदि के कार्य किए गए। कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी, ग्रंथों की रचना की। उनमें से अधिकांश तो नष्ट हो गए हैं, जो कि मिले नहीं, लेकिन फिर भी अधिकांश ग्रंथ उपलब्ध हुए जो कि भूगोल के विकास का आधार बने। भूगोल को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप देने का श्रेय इरेटोस्थनीज को ही जाता है। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। भूगोल को व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्वरूप देने का जो श्रेय है वो इरेटोस्थनीज को ही जाता है। अतः इरेटोस्थनीज को क्रमबद्ध भूगोल या व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक विवरण दिए जाने के कारण। और चूंकि भूगोल को एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का, क्रमबद्ध भूगोल का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है ये भी। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। एक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई थी, इसका शीर्षक था ज्योग्राफी का। उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी तल का अध्ययन है वो मानव निवास के रूप में किया जाता है और यही भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास के रूप में होता है। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास के रूप में किया जाता है और यही भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है, प्रधान विषय वस्तु है। इरेटोस्थनीज के कार्य भूगणित में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भूगणित अर्थात उन्होंने तत्कालीन ज्ञात विश्व का मानचित्र भी बनाया था और मानचित्र में उन्होंने 7 अक्षांश और 7 देशांतरों को प्रदर्शित किया था। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इरेटोस्थनीज एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, पहला विद्वान था जिसने मानचित्र बनाया और मानचित्र बना करके उसमें 7 अक्षांश और 7 देशांतरों को प्रदर्शित किया। काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स ये। इसके बाद उन्होंने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ भी लिखा था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी अधिक पहचान मिली। यह प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नोमोन की सहायता से नापने का कार्य किया।
तो इनके द्वारा पृथ्वी की परिधि को नापा गया। पृथ्वी की परिधि को नापने का जो कार्य था वो उसका प्रारंभ तो थेल्स ने कर दिया था, आपको बताया भी था जब हमने थेल्स के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी की परिधि को नापने का कार्य थेल्स के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन पृथ्वी की परिधि को नापने का जो वास्तविक कार्य था वो थेल्स के द्वारा किया गया। थेल्स ने एक यंत्र था नोमोन, जिसका जो परिचय था वो एनेक्जीमेंटर ने विश्व में करवाया था। तो एक लकड़ी के दंड स्तंभ जैसा एक यंत्र होता था जिसे नोमोन कहा जाता था, और उस नोमोन की सहायता से इरेटोस्थनीज के द्वारा पृथ्वी की परिधि को नापने का कार्य किया गया। उन्होंने अपने प्रेक्षण के द्वारा और नोमोन के द्वारा पृथ्वी की जो परिधि थी उसे 25,000 मील बताया। 25,000 मील, और जो वास्तव में है वो है 24,860 मील। तो उस समय इतने कम साधनों के होते हुए भी इरेटोस्थनीज के द्वारा पृथ्वी की परिधि को नापने का जो कार्य था वो काफ़ी अधिक शुद्धता के द्वारा किया गया। तो वास्तव में जो पृथ्वी की परिधि है वो तो है 24,860 मील, और इरेटोस्थनीज के द्वारा जो पृथ्वी की परिधि जो है वो बताई गई वो 25,000 मील बताई गई। तो काफ़ी शुद्धता के साथ इन्होंने पृथ्वी की परिधि को नापने का कार्य उस समय कर दिया, और वो भी केवल नोमोन के सहारे पृथ्वी की परिधि को नापने का कार्य इन्होंने किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि यूनानी विद्वानों में सकल योगदान यदि देखा जाए तो सकल योगदान इरेटोस्थनीज का काफ़ी अधिक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की परिधि को भी नापा, भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है, अक्षांश देशांतरों के बारे में बताया, मानचित्र भी बनाया, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने वास योग्य विश्व का वर्णन किया है। उसने विश्व को यहाँ पर 2 यूरोप, एशिया, लीबिया तथा 5 जलवायु कटिबंधों में, उष्ण, 2 शीतोष्ण और 2 शीत कटिबंधों में उन्होंने बांटा है। तो इस प्रकार से काफ़ी अधिक प्रेक्षण, सटीक प्रेक्षण उनके द्वारा किए गए, और सटीक प्रेक्षण करने के उपरांत उनके द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इरेटोस्थनीज का जो स्थान था यूनानी विद्वानों में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हमने इरेटोस्थनीज, थियोफेस्टस और सिकंदर महान के विजय अभियानों के बारे में पढ़ा। इनसे संबंधित विवरण को आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, क्योंकि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, और ये इसमें से बड़ा प्रश्न तो पूछा जाता ही है, साथ में छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर तैयार हुए हैं। इसके बारे में आपके जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, वो आप यूट्यूब के चैट बॉक्स पर लिख करके पूछ सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।